प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है रीतिकाल लोक जीवन। यानी रीतिकाल में लोगों का जीवन जो था किस प्रकार से था। अब हमें यह पता है कि रीतिकाल 200 वर्षों तक समाज में रहा। उस समय हमारा देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और आपको ये भी पता है कि पराधीन सपने सुख नाही, कि पराधीनता में तो सपने में भी व्यक्ति को सुख दिखाई नहीं देता। अर्थात जो स्वतंत्रता है, गुलामी है, वही दुखों का कारण है। और यह बात भी आपको विदित है कि समाज में हमेशा से सदैव से दो वर्ग विद्यमान रहे हैं, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। यही बात रीतिकाल के समय में भी थी। उच्च वर्ग का संबंध राज दरबार के समृद्ध जीवन से था और आपको पता है कि उस समय हमारे देश में मुगलों का बोलबाला था। मुगल विलास की छाप उस पर भी पड़ी, यानी रीतिकाल के ऊपर मुगलों की जो विलास लीला की छाप है वो दिखाई देती है। रीतिकाल में जिस श्रृंगारिक जीवन की झलक मिलती है, अर्थात रीतिकाल में जो श्रृंगार है उसका जो जीवन दिखाई देता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है, इसी उच्च वर्ग के वासनामय जीवन का दर्पण कहा जा सकता है। वासनामय दर्पण यानी भोग विलास की वस्तुओं का शीशा कहा जा सकता है। कहने का भाव क्या है कि जब राजा ही विलासी प्रवृत्ति का होगा, उसकी प्रजा भी वैसा ही कार्य करेगी। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा करेगा उसकी प्रजा को वैसा करना उनकी मजबूरी भी हो जाता है। यह वह समय था जिस समय सैनिक उथल पुथल अपेक्षाकृत कम थी, यानी युद्धों का वर्णन जो है इस काल में ज़्यादा समय से हमें दिखाई नहीं देता। फिर भी राजकाज की चिंता सम्राट को तथा उसके निकटवर्ती शासकों अधिकारियों को रहती थी। यानी राजा का जो कार्य है अपने राज्य की देखभाल करना, चाहे ये विलासी जीवन था, फिर भी यहाँ पर जो राजा के अत्यंत निकटतम सहयोगी थे, अधिकारी थे, उनको अपने राज्य की चिंता रहती थी। किंतु सामंतों, जागीरदारों तथा प्रतिष्ठित धनी नागरिकों का वर्ग उस चिंता से भी मुक्त था। अब आपको पता है कि जिस समाज का राजा ही विलासी जीवन में लिप्त होगा तो उनके चाहे दरबारी हों, संत हों या उनके जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, राजा के नज़दीकी लोग हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। अतः अवकाश के क्षणों में, अवकाश के पलों में उनकी रुचि भोग विलास में रहती थी। कहने का भाव क्या है कि रीतिकाल के जो राजा लोग थे वो क्या थे, भोग विलास में लिप्त रहते थे, सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे और उसका प्रभाव जो है इनकी जनता के ऊपर भी पड़ता था। नैतिक पतन के उदाहरण तो इस काल में प्रमुखता से दृष्टिगोचर होते हैं। यानी जितने भी सामंती थे, राज दरबारी थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, प्रत्येक संपन्न अधिकारी के जीवन में जो है नैतिक पतन के उदाहरण मिल जाएंगे। सुरा और सुंदरी का सेवन तो मानो रीतिकालीन समाज का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया था। सुरा सुंदरी के सुरा सुंदरी के कारण या सुरा सुंदरी के सेवन के कारण ये समाज जो है अपनी विलासिता में डूबा रहता था और इस समाज के इस काल के लोग सुरा पीना और नृत्य का भोग विलास करना अपने जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। नारी केवल भोग विलास की सामान्य वस्तु बनकर रह गई थी। जो वेदों के अंदर स्त्री का सम्मान था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली उक्ति इस काल में सर्वथा जो है
व्यर्थ हो गई थी। नारी को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता था, उसको जीती जागता मानव भी मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं गिना जाता था। नारी तो सिर्फ उस काल के कवियों की एक विषय मात्र बन गई थी, और उसका भी जो श्रृंगारी रूप है उसी का वर्णन इस काल के कवियों ने किया। इसलिए समाज में ये विलासिता की भावना, श्रृंगारिकता की भावना भी दिखाई देती थी। एक पत्नी का जो पवित्र आदर्श था वो समाप्त हो गया था। यानी वैदिक काल से हमारे देश के अंदर जो है श्री रामचंद्र जी के काल से, रामायण काल से एक पत्नी का जो धर्म चला आ रहा था रीति काल में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पर राजा महाराजाओं, सामंतों, दरबारियों या प्रतिष्ठित लोगों के कई कई पत्नियाँ होती थी, और इसी प्रकार से समाज के लोग भी जो क्या करते थे, कई कई विवाह करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में बहु विवाह प्रथा का प्रचार प्रसार था। और यहाँ पर क्या है, अंतःपुर अविवाहिता तथा परकीया स्त्रियों के सुंदर संग्रहालय बन गए थे। यहाँ अंतःपुर कहते हैं महलों के अंदर जो अविवाहित सुंदर सुंदर स्त्रियाँ थी, वे समाज से ला करके राजाओं, महाराजाओं, सामंतों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विलास का साधन मात्र बन गए थे। ऐसे छोटे छोटे हरम पर आए सभी संपन्न और समृद्ध श्रीमानों के घरों में देखे जा सकते थे। हरम यानी उनको अगर हम ये कहें कि कई कई पत्नियां रखने के लिए या भोग विलास का स्थान यानी वेश्यालय, जिनको हम अपनी आम भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिष्ठित था, पैसे वाला था, धनाढ्य था, राजा महाराजाओं के ही हरम नहीं होते थे, बल्कि उन लोगों ने भी अपने घरों में हरम की स्थापना कर रखी थी। चरित्र और सदाचार के प्रति उपेक्षा के लंपट उच्च वर्ग के जीवन में व्यभिचार तथा मदिरा पान जैसे व्यसनों को सुलभ बना दिया था। यानी चरित्र नाम का जो एक शब्द होता है उसकी हर वर्ग उपेक्षा करता था, और उन्होंने इनको व्यसनों का एक सुलभ सा साधन बना दिया था। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रेम तथा सुरत की क्रीड़ाएं होती थी। पारिवारिक जीवन में भी अशांति थी। सारा समाज चारित्रिक दृष्टि से घोर पतन के गड्ढे में जा चुका था। यानी समाज किन से बनता है? लोगों से। और लोग किसका फॉलो करते हैं? राजा महाराजाओं का, जो उनको नियम कानून बनाए जाते हैं। अगर जिस देश का राजा ही भक्षक होगा तो उसकी प्रजा से हम ज़्यादा उपेक्षा नहीं कर सकते। निम्न वर्ग की दशा बड़ी शोचनीय थी। निर्धन, कृषक, मजदूर तथा थोड़ी कमाई वाले लोगों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। यानी जो बेरोजगारी है, भुखमरी की समस्या है, आज से ही नहीं बल्कि रीतिकाल के समय में भी प्रचलित थी। जैसे आज के समय में किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की शोचनीय दशा है, वैसी ही दशा रीतिकाल में भी थी। दुहरे शासन के उत्पीड़न से उनका जीवन अधिक संकट के कारण नरक बन गया था। दुहरा शासन क्या होता था? जो पैसे वाले लोग थे, धनाढ्य लोग थे, राज दरबारियों के नज़दीक थे, राजाओं के निकट संबंधी थे, उनके लिए अलग से नियम कानून होते थे, और जो गरीब जनता थे उनके लिए अलग। इसलिए गरीबों का जीवन जो है नरक के समान बन गया था। उनसे बलात बेकार ली जाती थी। बेकार क्या होती है? कि बगैर कुछ दिए पैसे उनसे काम करवाया जाता था। सिर्फ रोटी कपड़ा उनको दिया जाता था, और जितनी वो खेती बाड़ी के अंदर कमाई करते थे वो सारी उनसे छीन लेते थे। शक्तिशाली तथा धनी लोग उनका शोषण करते थे। और ये इस तरह का कार्य कौन करते थे? टैक्स लेने का। जो पैसे वाले लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, वो उनका क्या करते थे? शोषण करते थे।
उनकी सुंदर स्त्रियों का अपहरण होता था। अपहरण, बलात्कार, उठा लिया जाता था और उनको जो हरम थे, चाहे वो पैसे वालों के थे, पूंजीपतियों के थे, या सामंतों के थे, दरबारियों के थे, या राजाओं के घरों के अंदर उनकी सुंदर बेटी होती थी, पत्नी होती थी, उनका अपहरण कर लिया जाता था। घूसखोरी तथा लूटपाट, ठगी की घटनाएं भी सामान्य थी। यानी आज ही जो रिश्वत का ज़माना नहीं है, रीतिकाल के अंदर भी रिश्वत ली जाती थी, लूटपाट लोग करते थे, चोरी डाका डालते थे, ठगी की घटनाएं जो है, जैसे आजकल आप देखते हो कि आपके फ़ोन पर मैसेज आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको इस पॉलिसी का लाभ मिला है, प्लीज़ आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, आपका OTP नंबर बताइए, और जैसे ही आप ये बात बताते हो आपके अकाउंट का बैलेंस साफ हो जाता है, सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। उसी प्रकार से पहले ज़माने में भी लोग जो है, जो सामान्य थे, भोले लोग थे, उनके साथ ठगी का व्यवहार करते थे। अब इस प्रकार से हम संक्षेप में कहते हैं कि रीतिकाल की जो प्रजा थी उसकी कहावत क्या है, रीतिकाल समाज में ही चरितार्थ हो रही थी। रीतिकाल का जो राजा था उसका असली शीशा समाज था, और वो समाज भी आपको उसी प्रकार से दिखाई दे रहा था जैसे राजा करता है। गाँव की दशा भी ठीक नहीं थी। सैनिकों के अभियान के समय जो गांव के अंदर खेती की जाती थी, गांव के जो लोग थे बेचारे कृषि पर निर्भर थे। सैनिक जब घोड़े हाथियों को लेकर के जाते थे, उनको उजाड़ देते थे, यानी उस खेती को बचा करके अपनी सेना को नहीं लेकर के जाते थे। घर जला दिए जाते थे, उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी। औरंगजेब के समय में तो विशेष रूप से भारत की आर्थिक व्यवस्था टूट गई थी। यानी जिस समय औरंगजेब का शासन था, भारत में इस तरह के अत्याचार जो है गरीब लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर ज़्यादा मात्रा में किए जाते थे, ज़्यादा संख्या में होते थे। इसलिए जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो उसकी कमर टूट गई थी, यानी बहुत आर्थिक दृष्टि से भारत पतन की तरफ अग्रसर हो गया था। ग्रामो उद्योग प्राय समाप्त हो गए थे। ग्राम उद्योग क्या होते थे? गांव के अंदर जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते थे, लघु उद्योग होते थे, वो तो लगभग समाप्त ही हो गए थे। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। राजकीय करों की वसूली मनमाने तथा क्रूरतापूर्ण, अन्यायपूर्ण ढंग से की जाती थी। यानी जो राजा द्वारा कर लगाया जाता था, उस राजकीय कर की पूर्ति क्रूरता से, बड़ी निष्ठुरता से, अन्यायपूर्ण ढंग से वसूली जाती थी। अधिकार लालुपता और व्यक्तिगत वैमनस्य की भावना सर्वत्र विद्यमान थी। अधिकार लालुप यानी जिसको कर इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था, वह दूसरे गरीब व्यक्ति पर, कृषक पर, मजदूर पर मनमाने ढंग से अत्याचार करता था। और उसका जो वैमनस्य था, उसके साथ जो शत्रुता थी, दुश्मनी थी, निकालना था, या उसको जितना ज़्यादा परेशान करना था, वह व्यक्ति उसको परेशान करने से हिचकता नहीं था। रीतिकाल समाज में अनेक कुप्रथाएं भी चल पड़ी थी। प्रदा प्रथा यानी वैदिक काल के अंदर हमारे समाज में स्त्रियों को पर्दा नहीं करना पड़ता था। हमारे घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का शासन भारतवर्ष में हुआ, हमारे घर की सुंदर सुंदर बहू बेटियों का अपहरण करके ये लोग क्या करते थे? हरमों के अंदर पहुंचा देते थे। जो राज दरबारी थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अपने आप को समाज में उच्च वर्ग के मानते थे, उनको हमारी बहन बेटियों को ले जा कर के पैसों में बेच देते थे। इसलिए हमारे देश के जो बुजुर्ग लोग थे, जो अपनी बहन बेटियों की अस्मिता को बचाना चाहते थे, उन्होंने अपनी बहन बेटियों को पर्दे में बाहर निकलने के लिए कहा। तभी से हमारे देश में जो है प्रदा प्रथा का प्रारंभ हुआ, और धीरे धीरे प्रदा प्रथा का प्रचार जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया था। सती प्रथा भी समाज में विद्यमान थी।
प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि सती क्या होती है, यानी अगर किसी औरत का, किसी स्त्री का पति युद्ध में मारा गया, अनावश्यक बीमारी के कारण या उसकी किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है, उसकी पत्नी की मरने की इच्छा हो या न हो, उसको भी उसके पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये घटना कितनी हृदय विदारक है, हृदय को झकझोरने वाली है कि अगर हम रोटी बनाते हैं, हमारा हाथ जल जाता है, प्रेस करते हाथ जल जाता है, कितना दुख होता है, कितना तकलीफ़ होता है। तब तो हमें इतना महसूस नहीं होता कि हमारी गलती से ऐसा हुआ है, लेकिन जब हमारी कोई गलती भी न हो और एक पूरे शरीर को ही, जिंदे आदमी को आग लगा दी जाती है, उस स्थिति को आप स्वयं अनुभव कर सकते हो। इस प्रकार से स्त्रियों पर घोर अत्याचार जो है इस काल में होते थे। नैतिक चरित्र की दुर्बलता के कारण पुत्री और पिता के पवित्र संबंध भी कलंकित हो गए थे, यानी यहाँ पर कोई भी रिश्ता जो है पवित्र नहीं बचा था। बाप बेटी के रिश्ते भी जो है इस काल में अपवाद मिलते हैं कि ज़्यादा जो है पवित्र नहीं थे। औरंगजेब तथा शाहजहाँ एवं राम सिंह द्वारा विष देकर अपने पिता मिर्जा जयसिंह, जो बिहारी के आश्रयदाता, की हत्या आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। अब देखो, इस काल में एक तो हमारा रामायण काल है, उधर राज्य को ठोकर भरत मारते हैं, इधर श्री रामचंद्र जी उसको लुढ़का देते हैं। दोनों भाई राज्य लेने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि राजा लोग अपने पिताओं की हत्या करके शासन को हथियाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रीति काल की जो जनजीवन था ज़्यादा सुखद नहीं था। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि काल चाहे कोई भी रहा हो, दिन के बाद रात, दुख के बाद सुख, सर्दी के बाद गर्मी आना निश्चित है। उसी प्रकार से प्रत्येक समाज में कोई न कोई अच्छाई भी अवश्य होती है। और सामान्यतः जो है रीति काल पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसमें रचित साहित्य लोक जीवन से विमुख रहा था। यानी विमुख क्या होता है? विपरीत, यानी लोगों का जीवन था उसके विपरीत लिखा गया था। ये आक्षेप जो है इस काल पर लगाया जाता है। इस आरोप का जोरदार खंडन करते हुए प्रोफेसर राजनाथ शर्मा ने लिखा है, यानी ये जो सारी बातें ऊपर बताई गई हैं उनका खंडन करते हुए, उनका विरोध करते हुए प्रोफेसर राजनाथ जी ने लिखा है, क्या श्रृंगार, शौर्य और भक्ति की भावना तत्कालीन लोक जीवन का अंग नहीं थी? क्या काव्य शास्त्रीय विवेचन उस युग की काव्य साधना की आकांक्षा का प्रतीक नहीं था? यदि नहीं था तो उस युग में रचे गए लक्षण ग्रंथ उस युग में तथा आधुनिक युग में भी इतने लोकप्रिय क्यों रहे? क्या इन्होंने काव्य उत्थान में कोई योग नहीं दिया? प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल के संबंध में ये कोटेशन आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि पहले जो मैंने ऊपर आपको बातें बताई थी वे जो थी रीतिकाल का जो सामान्य जनजीवन था उसके बारे में। अब हम इसका जो साहित्य रचा गया है उसकी जो विशेषताएं हैं उनका जोरदार समर्थन प्रोफेसर राजनाथ शर्मा ने किया है। एक बार इस कोटेशन को हम दोबारा से देखते हैं, ध्यान से सुना। क्या श्रृंगार, शौर्य और भक्ति की भावना तत्कालीन लोक जीवन का अंग नहीं थी? क्या काव्य शास्त्रीय विवेचन उस युग की काव्य साधना की आकांक्षा का प्रतीक नहीं था? यदि नहीं था तो उस युग में रचे गए लक्षण ग्रंथ उस युग में तथा आधुनिक युग में भी इतने लोकप्रिय क्यों रहे? क्या इन्होंने काव्य उत्थान में कोई योग नहीं दिया? यदि ये सब हुआ था
तो फिर इस युग के साहित्य को लोक जीवन से विमुख कैसे माना जा सकता है। यहाँ पर प्रोफेसर राजनाथ अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, आपको मैंने रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं हैं, उसमें भी बताया है। और एक बार फिर से मैं रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ रही हैं, रीतिकाल की कवियों की विशेषताएं रही हैं, उस प्रश्न में दोबारा से बताऊंगी। यहाँ इन्होंने कहा है कि रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ हैं उनका निर्माण हुआ, नीति के ऊपर भी साहित्य लिखा गया और भक्ति के ऊपर भी साहित्य लिखा गया, प्रकृति के ऊपर भी साहित्य लिखा गया। ये भक्ति, नीति और प्रकृति क्या समाज का अंग नहीं है? तो ये यहाँ पर मैं प्रोफेसर राजनाथ की बात का समर्थन करती हूँ कि उस काल में चाहे कितनी विसंगतियाँ रही, बुराइयाँ रही, उनका जो जीवन था कितना ही दुखपूर्ण रहा, लेकिन हम इन बातों को भी नहीं नकार सकते जो प्रोफेसर राजनाथ सिंह ने हमें बताई हैं। क्योंकि रीतिकाल में जो श्रृंगारिक ग्रंथों के साथ साथ लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, आज भी हम उन लक्षण ग्रंथों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उसके साथ इन्होंने बताया कि जो लोक जीवन है, लोग ही तो भक्ति करते हैं, लोग ही तो नीति की बातें करते हैं। समाज के उत्थान के लिए ये बात सही है कि उस काल में कम ऐसा साहित्य का निर्माण हुआ, लेकिन हुआ तो है। अब इसके साथ ही जो प्रकृति प्रेम है, आपने देखा होगा कि रीतिकाल के जो कवि हैं प्रकृति के बारे में लिखते हैं। जिसका जिस चीज़ में रुचि होगी, काल समय इस बात का कोई महत्व नहीं रखता, वह व्यक्ति उसी प्रकार का कार्य करेगा। अगर एक दस्यु की प्रवृत्ति चोरी करने की है, उसको आप कितने राज से ठाट बाट में रखो, उसकी एक नियति बन गई है कि वह चोरी करेगा। इसी प्रकार से एक साधु को आप चाहे कैसे ही दुराचारियों के बीच में रखो, वो शहीद हो जाएगा, अपना बलिदान दे देगा, लेकिन अपना जो सदकर्म है उसको नहीं छोड़ेगा। तो यही बात जो है रीतिकाल के लोगों पर, रीतिकाल के कवियों पर, रीतिकाल के साहित्यकारों पर चरितार्थ होती है। और अब आपको मैंने जो है रीतिकाल में जो लोक जीवन था उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करके बताया है कि रीतिकाल में किस प्रकार से राजा महाराजाओं का जीवन था, किस प्रकार से सामान्य जनता जो है अपना जीवन यापन करती थी, कैसे उनसे कर वसूली जाती थी, किस प्रकार से उनकी सुंदर सुंदर स्त्रियों को, बेटियों का अपहरण किया जाता था, किस वजह से समाज में प्रदा प्रथा का पदार्पण हुआ, प्रदा प्रथा आई, क्यों आई, किसके कारण आई। और इसी प्रकार से जो सती प्रथा थी उसका प्रारंभ भी जो है, या हम कहें कि इस काल तक जो है प्रचलन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो भी मेरी जल्दी ही आने वाली है। आपसे मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए YouTube पर जा कर के आप डॉक्टर सुशीला आर्या का चैनल ओपन कीजिए, जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उसके बाद जितनी भी मैं नोटिफिकेशंस वीडियोस डालूँगी आपके पास उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं इस चैनल पर आपका JRF नेट, MA हिंदी और आपका SCS का, UPS का, केंद्रीय विद्यालय का और जितने भी स्टेट के PGT TGT के परीक्षाएं होती हैं उन सभी का पाठ्यक्रम इसी चैनल पर धीरे धीरे डाल रही हूँ। आने वाले समय में जल्दी ही मेरा जो पाठ्यक्रम है समाप्त हो जाएगा और जिन विद्यार्थियों ने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हैं या मेरे से नहीं जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी लगभग 40 के करीब वीडियोस जो है यहाँ पर आ गई हैं। मैंने आपको आधुनिक काल, रीतिकाल भी लगभग करवाई दिया है, 1-2 प्रश्न रहते हैं, और इसके साथ साथ भक्ति काल भी मैंने करवा दिया है, आदिकाल और करवा करके, और आपका जो राम काव्य वाली जो काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा का भी अभी थोड़ा सा भाग रहता है। इन सब को करवाने के बाद आपका भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र या जो गद्य विधाएँ हैं, जो आपका ऑप्शन का पेपर होता है, उपन्यास है, नाटक है, सारा सिलेबस धीरे धीरे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ।
आज मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। आज जो वैश्विक महामारी है बड़ा गंभीर रूप लिए हुई है। आप भी टीवी पर, मोबाइल पर न्यूज़ देखते हो, समाचार पत्रों में पढ़ते हो कि इस बीमारी की वैक्सीन अब तक कोई तैयार नहीं हुई है। सिर्फ एक ही उपाय है, अपने आप को बचाओ, सुरक्षित रखो और आप सुरक्षित अपने घर में ही रह सकते हो, क्योंकि क्या पता बाहर जाओ कौन व्यक्ति संक्रमित हो। और इस बीमारी का अब तक अच्छे से ये भी खुलासा नहीं हुआ है कि व्यक्ति जब संक्रमित नाम मात्र का होता है, कम होता है, तो उसका पता उसको स्वयं को भी नहीं चलता। आपको और हमें तो कैसे पता चलेगा। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर न जाएं। जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि इसमें सरकार का सहयोग भी होगा, हमारा भी बचाव होगा। आप लोगों से मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप समझदार हो, घर पर रहेंगे, समाज का कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए सहयोग